हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद बी। दोस्तों, आपके सामने टॉपिक दिख रहा है संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और क्यों करते हैं ये भी जानेंगे। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि संधारित्रों का संयोजन करने की हमारी मुख्य रूप से है कि यदि हमारे पास डिफरेंट टाइप के संधारित्र हैं और हमें कोई एक नया संधारित्र चाहिए तो कैसे करेंगे। तो किसको जोड़कर, जैसे आप रेजिस्टेंस जोड़ते हैं दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा है कक्षा 10 में कि दो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक उसी प्रकार से हम लोग संधारित्रों को भी जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो अब उसमें क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, अगर हम लोग को हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं, तो जो हमें आउटपुट मिलता था वो हाई मिल जाता था। और उसके अगर हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो जितने हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं उन सबको क्या करते हैं, उनको आप जो है समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो यही चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, संधारित्रों का संयोजन। तो जनरली आप संधारित्र के बारे में आप इसके पहले जान चुके हैं कि क्या होता है। देखिए, संधारित्र में होता क्या है, आपके दो प्लेट होते हैं, एक प्लेट को आप इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई एक इंसुलेटेड मटेरियल यानी विद्युत रोधी पदार्थ भर दीजिए और इन दोनों प्लेटों को एक प्लस से और एक माइनस से जोड़ दीजिए। तो ये जो वर्क करेगा एक प्रकार से आपका संधारित्र की तरह कार्य करेगा। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अब पहला कौन कौन सा है, तो ये तो पहला होता है कौन सा, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और जो सेकंड होता है इसका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि कैसे होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आइए पहला हेडिंग लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, पहला हेडिंग लेकर चलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रखा है तो पहले हम लोग जान लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम लोग जो है, देखिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि यदि हमारे पास जानते हैं कि संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं, दो प्लेट होते हैं। यदि हमारे पास पहला संधारित्र हो, पहले संधारित्र को अगर हम लोग बैटरीज जोड़ दें, ठीक है, या बैटरीज जोड़ दें और इस पहले संधारित्र के पहले प्लेट को बैटरीज जोड़ दें और उसके बाद इसका जो दूसरा प्लेट है, इसके दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दें, ठीक है, दूसरे प्लेट को दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बात समझ में आ गई कि देखिए पहला क्या होगा, अब ये हो गया हमारा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ दीजिए या बैटरी से, चलिए इसको बैटरी से जोड़ देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका प्लस और इधर से हो गया इसको माइनस करना। तो माइनस के लिए हमने क्या बताया था, माइनस के लिए आपको जनरली अर्थ दिखाया जाता है, ठीक है। जनरली क्या दिखाया जाएगा, अर्थ दिखाया जाएगा यहाँ कि इसको अर्थ किया जा रहा है। तो आप घबराइएगा नहीं कि अर्थ मतलब जमीन में एक को प्लस को एक को माइनस जोड़ दिया जाता है, ठीक। देखिए, तो ये दो प्लेट हो गए, एक कैपेसिटेंस हो गया, ये C1 इसका हो गया, इसका C2 हो गया और इसका C3 हो गया, हमारे पास एक कैपेसिटेंस बन गया। अब चूंकि देखिए ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इसको श्रेणी क्रम संयोजन फिर सुन लीजिएगा, हम लिखेंगे नहीं इसको, कि पहले संधारित्र के पहले प्लेट को किसी बैटरी से प्लस या माइनस जोड़ दीजिए, पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, ठीक है, यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है। और इसके बाद दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, देखिए ये पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, पहला प्लेट दूसरा पहला दूसरा, ठीक, समझ में आ गया होगा। अगर देखिए अब इसके बाद क्या है कि अब चूंकि ये श्रेणी में है तो श्रेणी में हम लोग चलिए इसको चार्ज कर रहे हैं, प्लस आवेश दे रहे हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेट को अगर प्लस क्यू आवेश देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया, तो इसके इंडक्शन के द्वारा यानी इसके प्रेरण के द्वारा इस दूसरे वाले प्लेट पर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी,
माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। अब इसके बाद जब इस पर माइनस आ गया तो इस पर क्या होगा, उसके बाद नज़दीक वाले पर अगर फिर ये प्लस हुआ तो इस पर क्या आ जाएगा, दूसरे वाले पर फिर माइनस क्यू आवेश आएगा इंडक्शन के कारण। यहाँ पर फिर प्लस है तो ये भी किस पर आ जाएगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, एक्चुअली वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं है, यानी जिसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अगर V1 है, ठीक, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, V2 है, ठीक है, और इसके अक्रॉस यानी इसके समांतर जिसके पार्श्व में जो वोल्टेज है वो V3 है, हम लोग इतना कंसिडर कर ले रहे हैं। और हम लोग जो इसको टोटल सप्लाई दे रहे हैं, इसका हमारा जो टोटल वोल्टेज है वो V है, ठीक। तो आई थिंक आपको ये श्रेणी क्रम का संयोजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप अपने से लिखिएगा कि माना आपके 3 संधारित्र, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना आप समझा दिए आपको श्रेणी क्रम में कि कैसे कोई पूछेगा तो कैसे उसको बताएंगे। कह दीजिएगा कि सर संधारित्र के पहले प्लेट के पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देने पर जो कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं माना 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए इनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इनके अक्रॉस वोल्टेज, इनके पार्श्व, चलिए इनके पार्श्व में वोल्टेज, इनके पार्श्व में वोल्टेज क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं और इन सभी पर आवेश, इन सभी संधारित्रों पर आवेश, इन सभी संधारित्रों पर आवेश क्रमशः संधारित्रों पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। देखिए दोस्तों इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि इन सबका संधारित्र क्या है, C1, C2, C3 है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए वोल्टेज क्या है, और यदि कुल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज भी कह सकते हैं इसको, भी हो तो देखिए यदि कुल वोल्टेज भी हो तो कुल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं साथियों कि होता क्या है। देखिए हमने पढ़ रखा है कि सर जो V1 है अगर हम लोग इस संधारित्र के निकालते हैं तो V1 बराबर क्या होता है, V1 बराबर होता है Q/C, होता है कि नहीं, तो Q/C1 हो जाएगा। और क्या होगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, चूँकि आवेश इस पर समान है, इस पर भी आवेश Q है तो Q/C2 हो जाएगा। और इस पर क्या है तो यहाँ से V3 कर दीजिएगा तो V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C3 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, इन सभी का मान उठाकर यहीं पर पटक दीजिए, उठा करके आइए पटकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, Q/C1 यहाँ पर मिलेगा प्लस Q/C2 यहाँ पर मिलेगा प्लस यहाँ से मिल जाएगा आपको Q/C3। अब देखिए Q कॉमन है, लेकर इसके नीचे भेज दीजिए, है ना। तो Q कॉमन है भैया, आ जाओ नीचे। देखिए आइए इसको हम लोग नीचे करते हैं, तो यहाँ से V/Q हो जाएगा इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखिए इसको एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1/Q/V कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग को पता है यदि तुल्य संधारित्र C हो तो, है ना,
जब सी हो तो देख हमने क्या पढ़ा है, सी बराबर क्या होता है क्यू अपॉन बी। आप जहाँ लिखा उसी जगह रख दीजिए। तो फाइनली आपको 1/c इक्वल्स टू मिलेगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ से इतनी चीज़ हमारे पास मिलकर आ गई। तो आप देख रहे हैं दोस्तों क्या कि हमारे पास जो तुल्य संधारित्र आई है, तुल्य संधारित्र का जो मान है उन अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। ठीक है, यदि आपसे कोई कहे कि इसकी परिभाषा किसे बोलेंगे तो कहेंगे कि जब संधारित्र ऐसा क्रम जिसमें सभी संधारित्रों को उनके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है तुल्य संधारित्र, उसी को आप श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप समझ जाइएगा। एक और चीज़ में याद रखिएगा, देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि यदि आपके पास 10 ओम, 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस 10 फैरड, 3 फैरड और 4 फैरड के संधारित्र जो है अगर आपको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसका तुल्य संधारित्र कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन में रहेगा 3 से कम, 4 से कम, 5 से कम। तो याद रखिएगा जब कभी श्रेणी क्रम में कोई संधारित्र जोड़ा जाता है तो जो सबसे कम वैल्यू रहेगी उससे भी कम आता है तुल्य संधारित्र। इस बात को याद रखिएगा। ये कभी कभी छोटे समय के लिए ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आ गया तब के लिए है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर जिसका नाम है समांतर क्रम संयोजन। देखिए तो समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं। ठीक है, C1, C2 और C3। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं भैया समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं इसको। आइए देखिए, ये है हमारे पास 3 संधारित्र C1, C2 और ये C3। ठीक है, इसको कर दीजिए C1, इसको कर दीजिए C2 और इसको कर देते हैं C3। ठीक, अब यहाँ से जो इसका कनेक्शन है इसको हम लोग चलिए A मान लेते हैं और यहाँ से कनेक्शन को B मान लेते हैं। हमने इसको कहा इसको बैटरी के प्लस सीरीज जोड़ दीजिए, चलिए प्लस सीरीज जोड़ देते हैं इसको। और चूंकि इसको माइनस से जोड़ना है तो इसको ला करके अर्थ कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा अर्थ, ये रहा अर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया। अब हमने किया क्या कि इन सभी संधारित्र के, देखिए अब कोई कहे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो समांतर क्रम संयोजन ये होता है साथियों कि आप कह सकते हैं कि यदि सभी संधारित्र के प्रथम प्लेट को, यदि सभी संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु पर तथा सभी दूसरे प्लेट को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग करते क्या है कि इसको आवेश दिया हमने, यहाँ से जो टोटल आवेश जा रहा है ये आवेश जा रहा है Q, लेकिन यहाँ पर 3 ब्रांचेज हैं तो यहाँ से जो तीनों ब्रांच में आवेश है वो बट जा रहा है। तो यहाँ पर जा रहा है Q1, यहाँ पर जा रहा है Q2 और यहाँ पर जा रहा है Q3। अगर इस आवेश को हम लोग प्लस का चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा प्लस Q1 आवेश इस पर आएगा, तो जस्ट इसके ही बराबर, इतने ही बराबर यहाँ पर माइनस Q1 आवेश आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर यहाँ पर प्लस Q2 आवेश आता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस Q2 आवेश। अब यहाँ पर चूंकि प्लस Q आवेश आएगा तो यहाँ पर भी उतने ही बराबर माइनस Q2 आवेश इस दूसरी वाली प्लेट पर अंदर की ओर आ जाएगा। ये डेरिवेशन हम पहले आपको करके दिखा चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा पहले वीडियो में। अब क्या करना है साथियों, देखिए अब यहाँ तक तो बात समझ में आ रही सबको, लेकिन अब चूंकि ये समांतर में है तो इन सबके जो अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो सभी के समान एक समान रहता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। तो आप समांतर क्रम संयोजन हो गया तो हम लोग इसके बारे में डेरिवेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माना 3 संधारित्र या 3 कैपेसिटर, 3 संधारित्र C1, C2 तथा C3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए तो अब तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यहाँ से भैया जोड़ दे रहे हैं समांतर क्रम में। अब जब समांतर क्रम में जोड़ दिए और तथा इन पर आवेश तथा तीनों पर आवेश तथा तीनों पर आवेश क्रमशः क्या हो जाते हैं, Q1, Q2 तथा Q3 हैं। ठीक है, तीनों पर आवेश कितने हैं, Q1, Q2 तथा Q3 हैं। ठीक, और इन सभी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एक समान है। इन सभी
के पार्श्व में वोल्टेज या वोल्टता एक समान है, ठीक है, एक समान भी है। चलिए ठीक, तो अब हमें एक समान वोल्टता मिल गई। यदि कुल आवेश Q हो तो, यदि कुल आवेश Q हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू मिल जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये हो जाएगा। चलिए, हमने पढ़ रखा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए आवेश कितना है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि V बराबर क्या, देखिए सबके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसका एक समान है, तो हम लोग कह सकते हैं कि Q बराबर, देखिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से लिखते हैं, देखिए तो Q1 बराबर हो जाएगा C इंटू V1, C1 इंटू V होगा कि नहीं, चूँकि हमने पढ़ रखा है, चूँकि C इक्वल्स टू होता है Q बाई V, तो Q निकालेंगे तो C इंटू V हो जाएगा। इसी प्रकार से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 इंटू V हो जाएगा, और इसी प्रकार से Q3 बराबर हो जाएगा C3 इंटू V। इन सब का मान उठाकर पटक दीजिए इसी में, आइए पटक देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस यहाँ से C3 इंटू V, ये मिल जाएगा। यहाँ से V कॉमन लीजिएगा और इसके नीचे भेज दीजिएगा, Q अपॉन C V यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना हो जाएगा। यदि तुल्य संधारित्र देखिए, यदि तुल्य संधारित्र C हो तो C बराबर क्या होता है, सबको पता है ना, Q बाई V होता ही है। तो देखिए यहाँ पर C Q बाई V है, यहाँ पर C कर दीजिए, तो C बराबर मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी आप कह सकते हैं कि सर समांतर क्रम में यदि संधारित्रों को जोड़ा जाए तो उनके कुल संधारित्र के योग के बराबर होता है तुल्य संधारित्र। बात समझ में आई कि यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनके अलग अलग संधारित्रों के योग के बराबर होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें कम से कम संधारित्र प्राप्त होंगे, यदि अगर हमें अधिक संधारित्र प्राप्त करना है तो उन सबको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा परिभाषा कि समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन उनके अलग अलग संधारित्रों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कहानी खत्म। तो चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर, तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए। हाँ साथियों, तो देखिए परावैद्युत सामर्थ्य, ये जो हेडिंग है थोड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होता क्या है पहले इसको जान लेते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था ना कि यदि हमारे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का देखिए सिंबल जनरली ऐसे होता है, एक दो पाई और एक ऐसे, ये है कैपेसिटर, इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ये है कैपेसिटर। तो हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि देखिए कि यदि हमारे पास अगर एक कैपेसिटर यहाँ पर होता है तो हमने आपको बताया था कि इनके बीच में जो होता है कोई ना कोई एक डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ भरा रहता है ना। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में क्या रहेगा, कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ इसमें भर दीजिए, वही आपका डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हो जाता है। तो अब हमने इतना तो आपको समझाया था, आपको समझ में आता, आपको ये भी समझ में आता है कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं वो धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन करते क्या है कि यदि हमें जो संधारित्र हैं यदि इनके बीच में अगर इस वोल्टता को और बढ़ाए, जैसे इनके अक्रॉस हमने जो वोल्टता लगाया है, अगर इस वोल्टता को हम लोग और बढ़ाना शुरू करें तो जब बढ़ाएंगे तो हमें एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इसके अंदर वाली जो मटेरियल रहेगा, चूँकि देखिए हमारे पास कोई मटेरियल होता है दो चीज़ मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप सब लोग जानते हैं कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन नाभिक में रहता है। तो और जब धारा का प्रवाह कब होता है, धारा का प्रवाह तभी होता है जब हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी वो जो कक्षक छोड़कर भाग जाता है, तभी धारा का प्रवाह होगा। तो लेकिन जब जैसे जैसे इनकी वोल्टता बढ़ाते हैं तो इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो ई है, ई की मात्रा बढ़ जाएगी। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी दोस्तों तो इनके बीच का जो है जो विद्युत रोधी पदार्थ है उसमें जो धारा का प्रवाह विद्युत क्षेत्र के बढ़ने के कारण से उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच का जो स्ट्रेच है यानी जो खिंचाव है वो और बढ़ेगा, और खिंचाव एक स्थिति में इतना बढ़ जाएगा कि वो टूट जाएगा। जब जैसे ही वो अपने एटम से फ्री होगा और वो तुरंत ही क्या करेगा, ये पूरा का पूरा मटेरियल एक चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा।
ठीक है। तो जब चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा तो ये आपका कैपेसिटर जल जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे भंजक वोल्टता। क्या कहेंगे इसको? जब ये कैपेसिटर जल जाएगा तो इसको कहेंगे भंजक वोल्टता या ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, लेकिन यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है? डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पढ़ना है कि वह अधिकतम वोल्टता, सुन लीजिएगा परिभाषा, कि वह अधिकतम वोल्टता जिससे कोई विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है, या जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ सहन कर सके, उसे को क्या कहेंगे हम लोग? डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य। ठीक है, एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिएगा कि वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र या वह अधिकतम वोल्टता जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ उसको सहन कर सके, उसे कहेंगे हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य। बात समझ आ गई? फिर सुन लेते हैं। देखिए, वह अधिकतम वोल्टता, हम परिभाषा लिख देते हैं यहाँ से, वह अधिकतम वोल्टता जिसे कोई परावैद्युत पदार्थ सहन कर सके उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, कि वह अधिकतम वोल्टता जिससे कोई परावैद्युत पदार्थ सहन कर सके, उसे क्या कहते हैं? परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। इसकी मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है, देखिए, इसका मात्रक होता है, वो होता है किलो वोल्ट पर mm। ठीक है, केवी पर mm या वोल्ट पर mm भी कह सकते हैं, किलो वोल्ट पर mm। अब देखिए, इतना तो हो गया दोस्तों, आपको ये समझ में आ गई, अच्छी बात है। देखिए, हम आपको बता दें, कभी कभी आपने जो एयर होता है हमारे पास, जो वायर होते हैं ना, आप कभी कभी देखते हैं लोग, आप लोग जब जो हमारे खेतों से कभी जो हाई टेंशन वायर जाती हैं, लोग कहते हैं कि आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको ये खींच लेगा। होता है दोस्तों कुछ इस तरह से है कि जब वो हाई टेंशन तार जाती है तो उसकी वोल्टता कितनी रहती है? तकरीबन 132 किलो वोल्ट के आसपास में होती है। लेकिन अब हमारे जो एयर का जो हमारी वायु है, जो एयर है, वो भी टूटता है। तो जो एयर टूटता है उसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो होता है 3 kV पर mm। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एयर के लिए होता है 3 kV पर mm। ठीक है, 3 kV पर mm, यानी कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एयर है, अगर एयर के लिए 3 किलो वोल्टता अगर दें, 3 किलो वोल्टता अगर उस पर दें, तो उसके 1 mm, उस वायर की 1 mm की दूरी तक का जो वायु रहेगा वो बन जाएगा कंडक्टर। तो इस तरह से उसके आसपास का वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। लेकिन जो हमारे खेतों से, यानी जो हमारे गांव से काफ़ी दूर जो हाई टेंशन केबल होता है, उसमें तकरीबन 132 kV या फिर 420 kV के आसपास में जो है वोल्टता जाती रहती है। तो जब उतनी अधिक वोल्टता जाएगी दोस्तों, सोच लीजिए कि आप कितनी दूर तक का जो एयर रहेगा वो कंडक्टर की तरह कार्य करेगा। जब उतनी दूर तक कंडक्टर की तरह कार्य करेगा तो वो आपको ऑब्वियसली खींच ले जाएगी। इसीलिए लोग बोलते हैं कि इसे खंभे के ये दूर से ही सबको खींच लेता है। तो वही होता है वहाँ पर। और देखिए, अब यहाँ पर एक और हेडिंग आता है, कभी कभी आता है भंजक वोल्टता क्या होती है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भंजक वोल्टता क्या होती है? हमने कहा ना कि जब ये कोई, इसके अंदर जो हमारे संधारित्र होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो वो टूट जाता है। जो जिस वोल्टता पर टूटता है उसी को हम लोग कहते हैं भंजक वोल्टता, यानी वह अधिकतम वोल्टता जिससे संधारित्र के अंदर का परावैद्युत पदार्थ टूट जाए का मतलब क्या हो जाए? वह चालक की तरह व्यवहार करने लगे। चूँकि होता क्या है, ये होता है अचालक की तरह व्यवहार करता है ना। तो लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, अगर आप वोल्टता बढ़ाते जाओगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस पर इसके अंदर का जो मटेरियल है वह एक चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, जब वो चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा तो यहाँ पर का पूरा करंट इसके इस पार चला जाएगा। उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहते हैं? भंजक वोल्टता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? भंजक वोल्टता। परिभाषा लिख देते हैं कि वह अधिकतम वोल्टता या वह न्यूनतम वोल्टेज, वह न्यूनतम वोल्टेज जिससे संधारित्र के अंदर
संधारित्र के अंदर का परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगे, उस वोल्टता को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। बात समझ आ गई? फिर सुन लीजिएगा कि वह न्यूनतम वोल्टेज जिससे संधारित्र के अंदर परावैद्युत पदार्थ चालक की तरह व्यवहार करने लगे, उसे क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, आप उसको कह सकते हैं कि टूट जाए, आप सीधी से कह सकते हैं कि वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर कोई संधारित्र के अंदर का जो परावैद्युत पदार्थ है वो टूट जाए। जाहिर से मतलब टूटने का मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु है जैसे वो अपनी प्रॉपर्टीज खो दे। सीधी सी बात समझिएगा, किस चीज़ के टूटने का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसका नहीं करता है। वो जैसे हमारे पास संधारित्र होता है तो संधारित्र के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक रहता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सर वो इंसुलेटेड रहता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वह एक परावैद्युत रहता है, यानी वो आपका उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन क्या होता है कि जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को ही खो देगा। तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देगा यानी मतलब वो डाइलेक्ट्रिक रहेगा ही नहीं, मतलब इंसुलेटेड रहेगा ही नहीं, वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो उसी को हम लोग कहेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर वह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे उसी को समझ जाइए कि वह उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। नमस्कार।